हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। सी-टेट में आपका क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। आज चैप्टर 3 है, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक। ठीक है, तो इससे पहले जो शताब्दी हुई है वो हम लोग चैप्टर 1 और 2 में पढ़ चुके हैं। आज दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे कि दिल्ली में कौन कौन से राजा हुए हैं, कौन कौन से महाराजा हुए हैं और उन्होंने क्या क्या काम कराया है। ओके, तो उन सभी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। एंड सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि जो यूज़फुल वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले देखिए क्या है कि जो अध्याय था, चैप्टर 2 था, उसमें हम कावेरी डेल्टा जैसे बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। ये हमने पढ़ा था कि कावेरी डेल्टा जो है उससे आसपास जो है वो बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। ठीक है, ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। तो आपने वहाँ पर दक्षिण के कुछ चोल हैं और जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, इन सभी के बारे में पढ़ा था। ओके, अब हम आगे देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। तालिका 1 पर नज़र डालिए। ये हम बाद में देखेंगे कौन सी तालिका है। पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिसे चहमान नाम से भी जाना जाता है। तो चैप्टर 2 में हम लोगों ने चहमान ही पढ़ा था और उसमें ये दिखाया गया था चहमान को ही चौहान कहा जाता है। तो आप समझ गए कि चौहान कौन लोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी, ये यहाँ पर देखेंगे। 12वीं सदी के मध्य तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तोमर को किसने परास्त किया है? अजमेर के चौहानों ने, ये याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए, तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। जब तोमर और चौहान थे उस समय ही दिल्ली जो है वो एक इम्पॉर्टेंट केंद्र बन गया था, एक बहुत महत्वपूर्ण शहर बन गया था, जिसमें बहुत सारे शक्तिशाली समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। ठीक है, ये उस समय की बात हो रही है 12वीं शताब्दी की, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। तो दिल्ली में कौन से सिक्के जो हैं वो ढाले जाते थे? दहलीवाल कहे जाने वाले। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। जब 13वीं सदी आई है तब क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप में बड़े क्षेत्र पर फैला था। ठीक है, इतना यहाँ पर आप समझ गए कि 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप में बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। बहुत ही जगह पर जो है वो दिल्ली का क्षेत्र था। ठीक है, तालिका 1 में हम देखेंगे। तालिका 1 पर फिर से नजर डालिए, उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी। तो ये हम देखेंगे अभी। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 देखकर दहली, कोना, सीरी और जहांपनाह को पहचानिए। तो देखिए, मानचित्र 1 ये है आपका, ये 13वीं और 14वीं सदी के दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से। फिरोज़ाबाद, फिरोज शाह कोटला, ठीक है, हौज खास, ये क्या है? सीरी है, जहांपनाह, दहली, कोना, कुतुब मीनार, हौज सुल्तानी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ओके, तालिका 1 को देख लेते हैं। ये देखिए, दिल्ली के शासक कौन कौन से शासक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा। क्या है ये? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो देखिए, यहाँ पर राजपूत वंश के बारे में है कि तोमर के जो राजा हैं वो अनंगपाल हैं। उन्होंने कब से कब तक अपना शासन किया? 1130 से 1145 तक। ओके, आरंभिक 12वीं सदी 1165 में तोमर का था। बाद में तोमर और चौहान के बीच में युद्ध हुआ। तो चौहान कौन है? हमारे पृथ्वीराज चौहान, जिनका शासन, चौहान वंश का जो शासन हुआ है वो 1165 से 1192 रहा है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का जो शासन है वो 1175 से 1192 रहा। ठीक है, इसके बाद चौहान के बाद आया प्रारंभिक तुर्की शासक। ठीक है, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रज़िया, गयासुद्दीन बलबन, ये सभी हैं। इन सभी के जो सन हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक शासन किया है? 1206 से 1210। फिर इल्तुतमिश कब आए हैं? 1210 से 1236। रज़िया आई है 1236 से 1240। जो रज़िया सुल्ताना है वो इल्तुतमिश की ही बेटी थी। ठीक है, उसके बाद आए हैं गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 से 1287 जिन्होंने अपना जो शासन है वो किया है। तो याद रखिएगा, चौहान वंश के बाद में तुर्की वंश आया, तुर्की के बाद आया खिलजी वंश। ठीक है, ये खलजी यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? खिलजी भी होगा, मोस्टली खिलजी ही लिख कर आता है। तो उसमें देखिए, जलालुद्दीन खिलजी हैं, अलाउद्दीन खिलजी हैं। उनका शासन कब है?
1290 से 1296, 1296 से 1316। लेकिन पूरे अगर हम बात करते हैं खिलजी वंश का शासनकाल कितना रहा है तो 1290 से 1320। ओके, तो ये याद रखिएगा। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश, ठीक है, जिसका शासनकाल 1320 से 1414 रहा है। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक इसके मेन शासक रहे हैं, ठीक है। जो मेन शासक होते हैं उनका शासन का जो समय है वो आपको याद रखना ज़रूरी है, अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको याद मत रखिएगा। ओके, तो ये पूरी जो तालिका है उसका एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश, जिसका शासनकाल 1414 से 1451 रहा है, जिसमें खिज्र खां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका शासनकाल देख लीजिए। उसके बाद लास्ट में आता है लोदी वंश। ओके, बहलोल लोदी है 1451 से 1489, ठीक है, और लोदी वंश का जो पूरा शासनकाल है वो 1451 से 1526 रहा है। तो इतना आप याद रखिएगा। देखिए तुर्की वंश जो है इसको हम गुलाम वंश भी बोलते हैं, ठीक है। जो प्रारंभिक तुर्की शासक रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, ये गुलाम वंश भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके जो स्थापना जिन्होंने तुर्की वंश की थी वो गुलामों के गुलाम ऐसे करके उनको बोला जाता था, इस वजह से इसको गुलाम वंश भी बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन। देखिए इतिहास जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फ़ारसी में लिखे गए थे, तो तारीख जब लिखी जाती थी तो वो एक वचन कहलाती थी, और तवारीख अगर होता था तो वो बहुवचन, मतलब बहुत सारी तारीखें अगर लिखी हैं तो वहाँ पर तवारीख लिख देते थे, और अगर एक तारीख लिखी है तो उसको एक वचन लिख देते थे। ओके, तवारीख में लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे। शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे, वे न्यायसंगत शासन के महत्व पर बल देते थे, ठीक है। तो इतिहासकारों ने जो उनकी घटनाओं का वर्णन किया है उसमें ये बताया गया है कि शासकों का जो प्रशासन संबंधी सलाह देते थे, दरबारी सुशिक्षित लोग जो थे, और वो लोग जो थे जो शासन करते थे वो न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। ओके, इतना आपने यहाँ पर समझ लिया। सन ज़रूर याद रखिएगा। न्याय चक्र के बारे में देख लेते हैं। तो 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख्र उल मुदब्बिर ने लिखा था, ये इतिहासकार हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि फ़ख्र ए मुदब्बिर कौन है, तो वो एक इतिहासकार है। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से। वेतन भाई उस समय कहाँ से आता था, उस समय इतने टकसाल वगैरह तो नहीं थी कि वही रुपए छपा लिए, ठीक है। तो वेतन कहाँ से आता था, किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, कर से। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। जब उनकी खेती अच्छी होगी तभी तो किसान फसल से बेचकर अपना रुपया वगैरह लाकर राजस्व चुका पाएगा, ठीक है। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे, ठीक है भाई। प्रजा कब खुश होगी, जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देगा, तभी प्रजा खुश होगी और वो अपना कर अदा कर पाएगी। ओके, तो इतना आपने यहाँ पर समझ लिया। ये जन्म सिद्ध अधिकार का वंशानुगत जो बात चली आ रही वंशानुगत के बारे में कि राजा, फिर राजा का बेटा राजा, फिर बेटे का बेटा राजा, तो ये चीज़ें थी ना। जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा होता था। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है, ठीक है। अगर राजा का कोई भी बेटा या बेटी हुआ तो उसी को अधिकार होगा राजा बनने का। आप चाहें तो आम जनता से उठाकर किसी को राजा बना दीजिए, तो ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ पर ये बात हुई है जन्म सिद्ध अधिकार की, ठीक है, कि जहाँ पर जिसका जन्म हुआ वो वही कार्य करेगा। तो इतना आपने समझ लिया। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कुछ और बातें ध्यान में रखें कि तवारीख में लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे। तवारीख के जो लेखक थे वो विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनमें ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे, ठीक है। इनाम इकराम पाने की आशा में लिखने से क्या करते थे वो, कि राजा की तारीफ़ें ज़्यादा कर देते थे। उनके जो गुनाह थे, उनकी जो गलत चीज़ें थी उनको नहीं लिखते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप किसी के बारे में गलत लिखेंगे तो आपको इनाम नहीं मिलेगा, सज़ा मिलेगी, है ना। तो ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, ठीक है। उनके विचारों से सारे लोग सहमत इसीलिए नहीं होते थे, जो एक अच्छा व्यक्ति होगा वो पढ़ेगा तो वो तो अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों को ही देखेगा। अगर वो देख रहा है कि भाई राजा की सिर्फ अच्छाइयाँ ही लिखी हैं, वो भी कुछ गलत लिखी हुई हैं, तो वो उनके विचारों से सहमत नहीं होंगे, ठीक है, लिखने वालों के विचारों से सहमत नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि जो तवारीख होते थे वो क्या करते थे, राजा के इनाम पाने की लालसा में, इनाम पाने की आशा में उनके बारे में अच्छी बातें लिखा करते थे। ओके, सन 1236 की बात हो रही है कि सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सिंहासन पर बैठी।
इसकी बात हो रही है सन 1236 की, कि सुल्तान जो इल्तुतमिश थे उनकी बेटी रज़िया सुल्ताना सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया है कि वे अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। ठीक है, रज़िया सुल्ताना जब वहाँ सिंहासन पर बैठी थी वो बहुत सक्षम थी, बहुत ही समझदार थी, लेकिन उनका जो समाज था, आप सभी जानते हैं कि एक इकलौती मुस्लिम शासिका जो रही हैं वो रज़िया सुल्ताना रही हैं, उनको समाज स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वो उनकी ग़ुलामी करे। ठीक है, कि वो एक महिला की ग़ुलामी करे, एक महिला के जो हुक्म हैं उनको माने। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, दरबारी जन भी उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। वो एक अच्छा कार्य कर रही थी, लेकिन जो जनता थी वो खुश नहीं थी, क्योंकि महिला होने के कारण उनको निगलेक्ट किया जा रहा था। ठीक है, सन 1240 में इसे सिंहासन से हटा दिया गया। सन 1236 में वो बैठी, उसके 4 साल बाद, याद रखिएगा 1236 में सुल्ताना रज़िया सिंहासन पर बैठी थी और 1240 यानी 4 साल बाद ही उनको सिंहासन से हटा दिया गया। रज़िया के बारे में मिन्हाज सिराज के विचार देख लेते हैं। मिन्हाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। आप समझ सकते हैं उस समय की सोच क्या थी। आज भी इस ज़माने में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि स्त्रियाँ जो है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए, और रानी का शासन इस अवस्था के विरुद्ध जाता था। इसीलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसीलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। मतलब इतनी अच्छी उसकी खूबियाँ थी, इतना अच्छा वो शासन कर सकती थी, लेकिन लोग जो थे वो मानने को तैयार नहीं थे, तो इतनी अच्छी खूबियों के बाद भी उसको क्या हासिल हुआ, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। ओके, रज़िया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, जिससे ये पता चला। ठीक है, क्योंकि भाई कोई लिखित वैसे प्रमाण तो है नहीं, मेन प्रमाण तो यही है ना, जो लिखित आपको मिल रहे हैं, जो अभिलेख आपको मिल रहे हैं, जो सिक्के मिल रहे हैं, उन्हीं से आपको पता चला कि कौन किसका बेटा था, कौन किसकी बेटी थी। तो रज़िया ने भी ऐसे ही सिक्कों को अंकित कराया, ऐसे अभिलेखों को लिखवाया जिसमें पता चलता है कि रज़िया जो है वो इल्तुतमिश की बेटी थी। ओके, आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। तो यहाँ पर देखिए, ये याद रखिएगा कि वारंगल क्षेत्र में क्या था, काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, काकतीय वंश की जो रानी थी कौन, रुद्रमा देवी, जिनका शासनकाल 1262 से 1289 के व्यवहार में रज़िया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। ठीक है, उस वंश की राजधानी जो रानी थी रुद्रमा देवी, उनका जो व्यवहार था वो रज़िया के व्यवहार से बिल्कुल विपरीत था। तो देख लेते हैं कैसा है कि रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। ठीक है, रज़िया ने क्या किया था, अपने आप को स्त्री ही बताया। ठीक है, लेकिन रुद्रमा देवी ने क्या किया, जो अपने अभिलेख लिखाए हैं अब उसमें उन्होंने अपने आप को पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। और एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा। याद रखिएगा, जो रानी दिद्दा थी वो किससे संबंधित थी, कौन से राज्य से संबंधित थी, कश्मीर की रानी, कश्मीर की थी। ठीक है, एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा। ये 980 से 1003, उनका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला है। ठीक है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना दीदी दिद्दा ऐसे करके बोलते हैं अपनी बहनों को, दीदी को, तो उन्होंने अपना नाम इसी तरह रखा, उनको दीदी नाम से, बड़ी बहन के नाम से, दीदी के नाम से पुकारा जाता था। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी का स्नेह भरा संबोधन दिया होगा, तो मतलब प्यार से दीदी की जगह वो दिद्दा कहने लगे। तो आपने इस तरह यहाँ पर देख लिया कि रुद्रमा देवी वारंगल क्षेत्र काकतीय वंश से संबंधित थी, दिद्दा जो थी रानी दिद्दा ये कश्मीर से संबंधित थी, और रज़िया सुल्ताना के बारे में आप लोग पढ़ ही चुके हैं। तो इतना यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने देख ली। अब देखते हैं खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नज़दीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की ज़रूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और ज़मींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना और अधिक पसंद करते थे। ठीक है, तो दिल्ली के जो सुल्तान थे वो अपने गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो हमारे गुलाम है वो कभी भी गद्दारी वगैरह नहीं कर सकते, है ना। इन गुलामों को फ़ारसी में बदंगा कहा जाता था। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने कहा था ना जो टफ वर्ड है उनकी मीनिंग पूछ लेते हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं उनको याद रखना। इन गुलामों को फ़ारसी में गुलामों को जो सूबेदार बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता था, बदंगा कहा जाता था, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। भाई गुलामों को किस लिए खरीदा जाता था, सैनिक सेवा के लिए। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसीलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझा
कि उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था, क्योंकि गुलाम क्या होते थे, वो सिर्फ गुलामी ही करते थे। जब आप उनको प्रशिक्षित कर देंगे तो वो होशियार हो जाएंगे और वो अपना कार्य जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इल्तुतमिश की बात हो रही है। नेक्स्ट है बेटों से बढ़कर गुलाम। हमने बताया ना, इल्तुतमिश का जो शासनकाल था उसको गुलामों का शासनकाल, गुलाम वंश कहा जाता था, गुलामों का शासनकाल कहा जाता था। ओके, बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा आगे बढ़ाया है उनकी हमें देखभाल करनी चाहिए, ताकि क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। समझ गए, कभी कभी ही आप वहाँ पर उस समय अनुभवी गुलाम मिलता था। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से भी बढ़कर होता था, क्योंकि राजा के बेटे कभी कभी मतलब उनको बहुत ज़्यादा मतलब सुविधाएं उपलब्ध थी, तो वो इस तरह के राजा के बेटे अच्छे नहीं बन पाते थे। गुलाम अगर ऐसा मिल जाता है जो हर तरह से बुद्धिमान है तो वो एक गुलाम मतलब राजा के बेटे से भी बढ़कर होता था। यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब गुलाम वंश के बाद आता है खलजी और तुगलक शासक बदंगा का इस्तेमाल करते रहे। खलजी और तुगलक शासक भी बदंगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ठीक है, जो उनके गुलाम थे और उनके निम्न वर्ग के लोग थे, लेकिन वो होशियार थे तो उनको ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर गुलाम वंश, खलजी और तुगलक तीनों की ही बात हो रही है। ऐसे लोगों को सेनापति, सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीति अस्थिरता भी पैदा होने लगी। जब आप बताइए, जब आप किसी एक गुलाम को अच्छा पद दे देंगे, वो ये समझ जाएगा कि हाँ हम भाई होशियार हैं, हम ऐसा काम कर सकते हैं, हम भी राजा बन सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पर जाकर राजा को धोखा ज़रूर देगा, ताकि वो भी अपने आप को भाई राजा बनाना चाहता है। कौन नहीं चाहता आज के ज़माने में कि कुर्सी उसको मिले, वही सिचुएशन पहले भी थी। तो गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। मतलब जब तक राजा रहता था तो वो वफादार रहते थे, लेकिन जैसे ही उनका उत्तराधिकारी या कोई बेटा जो कमज़ोर शासक है या जो शासन अच्छा नहीं कर रहा है, तो वो उनसे बगावत करके उनको हटाकर अपने आप बैठ जाते थे। ओके, सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराव शुरू हो जाती थी। अब नए शासक क्या चाहते थे कि पुराने जो सरदार या जो भी अधिकारी नियुक्त हुए हैं उनको हटाकर हम अपने जो गुलाम हैं, अपने जो पसंदीदा व्यक्ति हैं, उनको अधिकारी बना दें। तो इस तरह नए और पुरानों में टकराव शुरू हो जाता था। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की। ठीक है, तवारीख के बारे में पढ़ चुके ना, जो लेखक होते थे, तो उन्होंने क्या किया है, निचले खानदानों के जो लोगों को ऊंचे पदों पर जब बैठाते थे तो दिल्ली के सुल्तानों की उन्होंने आलोचना भी की कि ऐसा नहीं उनको करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, मतलब जो मोहम्मद तुगलक रहे हैं उनके कौन कौन से अधिकारी जन रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अजीब खुमार नामक कल्लार, शराब बनाने और बेचने वाला, तो याद रखिएगा ये नाम इम्पॉर्टेंट है। फिरोज़ हज़ाम नामक कई मानक तवाकी नामक बावर्ची और लट्ठा और पीरा नामक मालियों के ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया जाता था। लट्ठा पीरा क्या है, माली हैं। 14वीं शताब्दी के मध्य इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया है। ओके, ज़ियाउद्दीन बर्नी के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहे जाते थे। तो इक्ता याद रखिएगा क्या होता है कि सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया जाता था, उनको इक्ता कहा जाता था। ठीक है, या मुफ्ती भी कहते थे। तो मुफ्ती का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों के कानून और व्यवस्था बनाए रखना। क्या काम था उनका कि जो उनके अंडर लोग हैं उनमें कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। ये पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, कि वेतन के रूप में राजा सेना रखते थे और सेना को वेतन के लिए वो क्या करते थे, जो उनके किसान वगैरह थे उनसे राजस्व वसूलते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। ठीक है, मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले। ठीक है, मतलब कोई भी इक्ता, कोई भी व्यक्ति जो है उनको थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, वंश परंपरा से ना चले। ठीक है, यहाँ पे वंशानुगत का अंत हो रहा है, इसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए।
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों की बड़ी सख्ती से पालन होता था। यहाँ पर बात हो रही है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम के हिसाब देने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुंध सैनिक रख लें, फिर उनको जो वेतन है वो देने में प्रॉब्लम हो। तो एक तय लिमिट निर्धारित की गई कि हाँ भाई इतने ही सैनिक रखने हैं, इतना ही कर वसूलना है, और उतना ही कर वसूल कर वो सैनिकों का जो वेतन है वो उनको दे दिया करते थे। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर समझ गए होंगे तुगलक और खिलजी के बारे में। नेक्स्ट है, जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर ज़मींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। ठीक है, जो दिल्ली के सुल्तान थे, जो आसपास के इलाके थे, सामंत और ज़मींदार थे, उनकी भी भूमि का जो है वो अधिग्रहण कर लिया, अपने अंडर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो भू राजस्व था के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। जो स्थानीय सामंत थे उनसे भी जो भूमि वगैरह थी वो छीन ली गई और उनसे भी कहा गया कि आप भी कर वसूलो। अब आप समझिए, जो व्यक्ति कर वसूल रहा था अब आज उसको कर देना पड़ रहा, ऐसी सिचुएशन आ गई। ठीक है, सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और ज़मींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। जब उन्होंने देखा, जो सामंत और ज़मींदार वगैरह थे, उन्होंने ये देखा कि जो व्यक्ति, जो सामंत और ज़मींदार जो सुल्तान से बगावत कर रहा है उसकी दशा दयनीय हो रही है, तो कुछ जो सुल्तान और ज़मींदार, सामंत और ज़मींदार थे, वो उनकी नौकरी करने लगे सल्तनत की, ताकि हम पर इतनी ज़्यादा परेशानियाँ ना आएँ। ठीक है, उस समय 3 तरह के कर थे, याद रखिए। अलाउद्दीन खिलजी के समय पर 3 तरह के कर थे। कौन कौन से? कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था। अब ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि कृषि खराज किसे कहा जाता था? तो कृषि कर को, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था, मवेशियों पर और घरों पर। 3 तरह का कर हो गया, कृषि पर हो गया, मवेशी यानी कि जानवरों पर हो गया, और घरों पर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, कृषि कर हो गया, मवेशियों पर है और घरों पर है। ये याद रखना ज़रूरी है कि उस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। ठीक है भाई, दिल्ली में कुछ लिमिटेड ही क्षेत्र थे। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप का जो दक्षिण का क्षेत्र हो गया, उत्तर पूर्व का क्षेत्र हो गया, वो सारी चीज़ें जो है वो दिल्ली से दूर थीं। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, तो इतना आपने देख लिया कि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था वो भी दिल्ली से दूर था, बंगाल क्षेत्र था वो भी दिल्ली से दूर था, तो वहाँ पर नियंत्रण करना असंभव था। ठीक है, यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र जिसमें पैठन में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थीं। भाई, सेना भी तो एक लिमिटेड जगह ही जा सकती थी, उस समय इतने ज़्यादा परिवहन के साधन तो उपलब्ध नहीं थे। भाई, गाड़ी चलाई और पहुँच गए, घोड़े गाड़ियाँ, उनका खाना पीना, वो सारी चीज़ें उनको रखनी पड़ती थी। ठीक है, तो इस वजह से वो अपने लिमिटेड क्षेत्र को ही कवर करते थे। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर ज़ोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर इतने दिनों तक सर्वाइव ही नहीं कर पाते थे। दिल्ली कहाँ, और वहाँ जो शासन जो करना चाह रहे हैं वो जगह दूर होती थी, तो इस वजह से वो वहाँ पर ज़्यादा समय पर अपना अधिकार नहीं कर पाते थे। अब देखते हैं सरदार और उनकी किलेबंदी कैसे होती थी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इब्न बतूता कहाँ से आए हैं? अफ्रीकी देश मोरक्को से आए हैं। कौन सी सदी में आए हैं? 14वीं सदी में आए हैं। ओके, ये तीनों ही पॉइंट याद रखिएगा। इब्न बतूता अफ्रीकी देश मोरक्को से आए हैं और 14वीं सदी में आए हैं। ओके, उन्होंने क्या कहा है कि सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बाँस के झुरमुटों में। क्या भारत में बाँस पोला नहीं होता, ये बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता। वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं तो इनके लिए किले की प्राचीर का काम कर देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा या फिर नहीं देखा है तो आप गूगल करके बाँस का जो इलाका है, बाँस की जो खेती है, उसको देख लीजिए। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं।
अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसीलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती थी। ठीक है, बांसों को काटना भी मुश्किल होता है, तो जब वो बांसों के अंदर राजा या शासक सरदार रहते थे तो जो लोग हैं ना उन पर आक्रमण नहीं कर पाते थे, ये एक कहना है इब्न बतूता का। अब बात आती है चंगेज़ खान की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना यानी कि आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया। इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। तो याद रखिएगा, चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने, यानी कि मंगोलों के जो शासनकर्ता थे वो कौन थे? चंगेज़ खान थे। उन्होंने उत्तर पूर्वी ईरान में कब हमला किया? 1219 में किया, और उसके जस्ट बाद उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर हमला किया, वो भी 1219 में ही किया। ठीक है, तो ये तीनों ही लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के घाव बढ़ गए। तो ये जो धावा हुआ, युद्ध हुआ, ये कब हुआ? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के समय पर। ओके, इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। ओके, तो इतना आपने पढ़ा। अब बात करते हैं 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत, यानी कि सल्तनत काल कैसी थी वो देख लेते हैं। यहाँ पर तालिका वन को फिर से देखें, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोदी वंशों का राज्य रहा। तो आपने पढ़ा ना कि पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर आया आपका तुगलक वंश। तो पहले 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा है। अब बात करते हैं, तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। जो दूर दूर के क्षेत्र थे जहाँ पर दिल्ली सल्तनत नहीं पहुँच पा रही थी, वहाँ पर स्वतंत्र शासक जो थे वो खड़े हो गए। कौन कौन सी जगह है जहाँ पर स्वतंत्र शासक हैं? जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात और राजस्थान। ओके, उनकी राजधानियाँ समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूतों जैसे नए शासक समूह उभर कर आए। ये दिल्ली सल्तनत के समय की ही बात हो रही है। ठीक है, इस काल में स्थापित राज्यों में कुछ छोटे तो थे परंतु शक्तिशाली थे, और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। जैसे आप शेरशाह सूरी को देख लीजिए। ठीक है, इनका शासनकाल कब रहा है? 1540 से 1545। बहुत इंपॉर्टेंट है, शेरशाह सूरी से क्वेश्चन ज़रूर आता है, क्योंकि जो आधुनिक रुपया जिसका आप यूज़ करते हैं वो इनकी ही देन है। ओके, तो शेरशाह सूरी का जो है वो 1540 से 1545 तक शासनकाल रहा है। कहाँ रहा है? इन्होंने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया था, और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुग़ल सम्राट हुमायूं का शासनकाल देख लीजिए। पहले इन्होंने 1530 से 1540 तक शासन किया, इसके बाद शेरशाह सूरी ने इनको हराया। ठीक है, 1530 से 1540 तक सम्राट हुमायूं ने शासनकाल किया। उसके बाद में शेरशाह सूरी ने इनको हराकर दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा किया, जो कि इन्होंने 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी ने, उसके बाद इनके बेटे ने शासनकाल किया था। ठीक है, फिर सम्राट हुमायूं दोबारा वापस आए। इन्होंने 1555 से 1556 शेरशाह सूरी के बेटे को हराकर दोबारा दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया, और 1555 से 56 तक फिर से जो है यहाँ पर दिल्ली पर शासन किया। तो इतना आप समझ गए कि सम्राट हुमायूं का जो शासनकाल है वो 1530 से 40, उसके बाद 1555 से 1556 तक रहा, और बीच का जो शासनकाल है वो सूरी वंश का है। ओके, किसका है? सूरी वंश का। सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष यानी कि 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। मतलब शेरशाह सूरी ने कौन से तरीकों को अपनाया? अलाउद्दीन खिलजी के जो तरीके रहे हैं उनको। अब देखते हैं महान सम्राट अकबर का शासनकाल 1556 से 1605। हुमायूं के बाद अकबर आए हैं। ओके, हुमायूं के बाद कौन आया है? अकबर आए हैं। तो इनका शासनकाल रहा है 1556 से 1605। ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह के प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। अकबर बहुत बुद्धिमान थे, बहुत ही अच्छे जो हैं शासन करने वाले रहे हैं, राजा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? शेरशाह सूरी के ही जो प्रशासन व्यवस्था थी उसको अपनाया। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, शेरशाह सूरी, सम्राट अकबर, हुमायूं के बारे में पढ़ा है, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शासन की जो आपको
गुलाम वंश, खिलजी वंश, इनका जो शासनकाल है, राजा हैं इंपॉर्टेंट जो राजा हैं, यानी कि जो तालिका वन है, ठीक है, ये जो तालिका वन आपको दिखाई गई थी यहाँ पर, ये इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सारे जो सन हैं, राजा हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा। एक एक चीज़ यहाँ पर ज़रूरी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कौन सा रहा। मेन तो याद ही रख लीजिएगा कि खिलजी वंश का शासनकाल कब रहा है, तो 1290 से 1320, तुगलक वंश का 1320 से 1414। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हर वंश का शासनकाल, उसके जो मेन राजा हैं, शासक हैं, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इसी पर ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। चैप्टर 4 की वीडियो भी आपको कल मिल जाएगी। कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग 9 AM पर ही आपको चैप्टर 4 की वीडियो और 3 PM पर शाम को आपको चैप्टर 5 की वीडियो मिल जाए। ओके, क्योंकि आपका टाइम अब ज़्यादा नहीं रह गया, अप्रैल लास्ट होने वाली है, मई जून 2 ही मंथ रह गए, 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। ओके, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।